साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिएगा, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के आयोग, और आयोग में आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको लेकर हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और आज जिस आयोग को लेकर हम बात करने वाले हैं वो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग को लेकर हम बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि आज 10 दिसंबर है और आज 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने के कारण ही आज जो है हम मानव अधिकार दिवस के दिन ही राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में भूल गया हूँ। कल 100% आपकी क्लास में एमसीक्यू रहने वाले हैं। आज जो है वो मानवाधिकार आयोग को पढ़ लेते हैं, क्योंकि शुभ दिन मानवाधिकार आयोग को पढ़ना जरूरी है। तो हेडिंग लगाएंगे आप, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, हाँ मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था बेटा, इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हमने उसको मंजू शर्मा के साथ नहीं लिखा था। राज्य मानवाधिकार की बात करें तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक व आर्थिक परिषद द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री रूजवेल्ट ने की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसकी अध्यक्षता श्री रूजवेल्ट ने की। इनके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। अतः 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सी डेट को मना रहे हैं? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी, संविधान में मानव अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है। मानव अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में मानव अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है। 1993 में 1993 में संसद द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 21 में, अध्याय 5 की धारा 21 में प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
1993 के अध्याय 5 और अध्याय 5 की धारा 21 में लिखा था। कौन से अध्याय की बात करें? अध्याय 5 की धारा 21 में लिखा था कि प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इसी अधिनियम के तहत 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ किया। 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ किया। अतः मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है, तो एक गैर संवैधानिक संसद ने कानून बनाया है, तो कैसा हो गया? सांविधिक या वैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक या वैधानिक, अर्धन्यायिक व परामर्शदात्री निकाय। अर्धन्यायिक का मतलब है मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच कर सकते हैं लेकिन सजा नहीं दे सकते। अर्धन्यायिक को परामर्शदात्री निकाय है। तो गठन कौन सी डेट को होते हैं? मानव अधिकार आयोग की 18 जनवरी को। और इन्होंने कार्य करना कब प्रारंभ किया है? 23 मार्च 2000 को। लिखिएगा मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। पहले सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये टॉपिक था, लेकिन अभी जो नया सेकंड ग्रेड का सिलेबस आया है उसमें इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। नोट कर लिया सभी ने? पंचायती राज में धारा भी याद करनी होगी। देखिए भाई, पंचायती राज में धारा आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं मानता हूं कि इतनी धाराओं का अगर कोई प्रश्न वापस से पूछा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत जटिल टाइप का प्रश्न होगा और वो याद करना संभव नहीं भी। एक बार वापस से देखिए। सबसे पहले 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है सामाजिक व आर्थिक परिषद। और सामाजिक और आर्थिक परिषद का एक सम्मेलन आयोजित होता है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं श्री रूजवेल्ट। इनके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया तथा 10 दिसंबर को ही हम प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी मानव अधिकार दिवस जो है, इसके पश्चात संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 1993 में संसद ने कानून बनाया है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके अध्याय 2 की धारा 3 में तो लिखा है, ध्यान रखना, अध्याय 2 की धारा 3 में तो लिखा है कि केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा। और अध्याय 5 की धारा 21 में लिखा है कि राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। लिखो इसको। और राजस्थान में गठन कब हो रहा है? 18 जनवरी 1999 को। और कार्य प्रारंभ कब हो रहा है? 23 मार्च 2000 को। तो डेट ध्यान रखनी है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने काम करना शुरू किया है, वो आपके 18 जनवरी को गठन होता है और 23 मार्च 2000 को कार्य करना प्रारंभ किया। चलिए अब देखिएगा, इसमें 4 शब्द लिखे। पहला लिखा मैंने गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इनका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा मैंने लिखा सांविधिक या वैधानिक, इसका मतलब संसद ने इसके लिए कानून बनाया। तीसरा लिखा मैंने अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक का मतलब है इस मामले की जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं है। और मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में परामर्श दे सकते हैं। कैसा हो गया? परामर्शदात्री। अगला देखिए, 1999 से 2006 तक आयोग में एक तो अध्यक्ष व 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन करते हुए इसमें एक अध्यक्ष व
2 सदस्य निर्धारित किए। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य क्या किए गए, निर्धारित किए। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक तो क्या है, अध्यक्ष है, और 2 क्या है, सदस्य। अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो अध्यक्ष में लिखा है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य या फिर अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मुख्य या अन्य कैसा न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हाईकोर्ट का कोई भी मुख्य या अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो इस आयोग में क्या बन सकता है। ये अन्य शब्द कब जोड़ा गया, ये 2019 में जोड़ा गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले केवल मुख्य बन सकता था और 2019 में इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया, अन्य, तो 2019 में जोड़ा। तो अभी राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष हो सकता है और 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो हाईकोर्ट का मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश। 2 सदस्य होंगे, 2 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इनमें से एक सदस्य जो है वो आपके होना चाहिए न्यायिक पृष्ठभूमि से, न्यायिक पृष्ठभूमि से। और न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है न्यायाधीश रहा हुआ होना चाहिए। इसमें भी 2 कंडीशन है, या तो होना चाहिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो यह है जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। लेकिन जिला न्यायाधीश को कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 वर्ष का अनुभव, 7 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव। और एक सदस्य कौन होना चाहिए, एक सदस्य होना चाहिए मानव अधिकारों का जानकार, मानव अधिकारों का कौन होना चाहिए, जानकार। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 1 + 2 बराबर कितने सदस्य होने चाहिए, 3। एक हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है या मुख्य या अन्य, और एक न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, या तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायाधीश। अगर जिला न्यायाधीश हैं तो कम से कम 7 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव, और एक सदस्य मानव अधिकारों का क्या होना चाहिए, जानकार। लिखेगा इसको। तो 1999 से 2006 तक 1 + 4 थे और अभी कितने, 1 + 2। क्लियर सभी ने। तो एक तो अध्यक्ष होना चाहिए और वर्तमान में 2 इसमें क्या होने चाहिए, सदस्य। 2 में से एक सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए और एक सदस्य मानव अधिकारों का क्या होना चाहिए, जानकार। लिखिए फटाफट से इसको, सबने नोट कर लिया। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला देखिएगा, मानवाधिकार आयोग में 4 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब सदस्यों में काउंट नहीं होंगे लेकिन फिर भी भाग ले सकते हैं। मानवाधिकार आयोग में 4 पदेन सदस्य। चार कैसे सदस्य होने चाहिए, पदेन सदस्य। और पदेन सदस्य कौन कौन होने चाहिए, देखिए। नंबर 1 राज्य अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरा राज्य महिला आयोग, और चौथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग में 4 पदेन सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 4 पदेन कौन कौन, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, इसके बाद तीसरे आपके रहने वाले हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, वीडियो नहीं आ रहा। मैंने कहा ना 6 तारीख वाली क्लास का दिक्कत है तो उसमें हो जाएगा, वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगता है, उसमें हो जाएगा। ये नोट करिएगा।
4 पदेन सदस्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसमें सदस्य के रूप में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। नोट कर लिया सभी ने। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है ना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। और इनकी नियुक्ति जो है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ये आपके दे रखी है धारा 22 में। कौन सी धारा में दे रखी है, 22 में। और इसमें लिखा है कि नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाएगी। और इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो इस समिति में नंबर 1 पे तो शामिल होंगे मुख्यमंत्री, नंबर 2 पे राज्य का गृह मंत्री अलग अलग से है तो, नंबर 3 विधानसभा अध्यक्ष, नंबर 4 विधानसभा में विपक्ष के नेता, अपोजिशन लीडर यानी विपक्ष नेता। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो कौन होगा, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। विधान परिषद में कैसे नेता, विपक्ष के नेता। यदि किसी राज्य में है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान में नहीं है। यदि किसी राज्य में है तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल द्वारा, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री के कहने से नहीं कर रहे हैं, एक समिति की सिफारिश पर कर रहे हैं। और इस समिति में कौन कौन शामिल हैं, तो समिति में नंबर 1 पे मुख्यमंत्री, दूसरे राज्य के गृह मंत्री, तीसरे विधानसभा के अध्यक्ष, चौथे विधानसभा में अपोजिशन लीडर यानी विपक्ष के नेता, पांचवें विधान परिषद का सभापति और छठे विधान परिषद में विपक्ष के नेता इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लिखिएगा जल्दी से, नियुक्ति और नियुक्ति के लिए कौन सी धारा लिख रहे हैं आप, 22 लिख लिया सभी ने। तो अध्यक्ष जो हैं और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे तो राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, नंबर 1 पे मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। इसके बाद ध्यान रखना है त्यागपत्र, और त्यागपत्र में दे रखा है धारा 23 है ना। त्यागपत्र कौन सी धारा में है, 23। अब ये मत कहना सर पहले तो अनुच्छेद अब धारा, इन कितना याद करना पड़ेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा। त्यागपत्र किनको देते हैं, राज्यपाल को, राज्यपाल को। त्यागपत्र के बाद में पद से हटाना, कार्यकाल से पहले पद से क्या करना है, हटाना। हटाने के लिए भी कौन सी धारा है, 23। हटाने में लिखा है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर अध्यक्ष व सदस्य को, अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकते हैं। राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकते हैं। जांच के दौरान राज्यपाल इन्हें क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। हटाने के अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगला देखिए, हटाने के कारण क्या कारण हो सकते हैं,
तो पहला कारण है सिद्ध कदाचार, कदाचार। दूसरा कारण है अक्षमता। तीसरा कारण आपका हो गया दिवालिया। चौथा कारण है नैतिक आचरण का दोषी, नैतिक आचरण का दोषी। पांचवा कारण है किसी अन्य नियोजन में, अन्य नियोजन का मतलब अन्य संस्था, किसी अन्य नियोजन में वेतनिक लिप्त पाया जाए, वेतनिक लिप्त पाया जाए। किसी अन्य नियोजन में क्या पाया जाए? वेतनिक लिप्त पाया जाए। और वेतनिक लिप्त पाए जाने का मतलब होता है पैसे लेकर किसी अन्य संस्था में क्या करे? कार्य करे। तो वापस से देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकते हैं। हटाने का कारण क्या है? सिद्ध कदाचार, असमता, दिवालिया, नैतिक आचरण का दोषी और किसी अन्य संस्था में वेतनिक लिप्त पाया जाए। और वेतनिक लिप्त पाए जाने का मतलब है पैसे लेकर किसी अन्य संस्था में काम करे। बस मुख्य रूप से ध्यान रखना, राज्यपाल केवल निलंबित कर सकते हैं, हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और आरपीसी में भी आपने पढ़ा था कि अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति के पास। लिखिएगा अनुच्छेद 300 धारा कौन सी लिख रहे हैं अपन? 23। धारा 28 तक अपन पढ़ने वाले हैं, धारा 23 लिखिएगा। लिख लिया भाई सभी ने? कौन सी धारा की बात होगी? 23। तो धारा 23 में त्यागपत्र है और 23 में ही पद से हटाना। पद से हटाने की शक्ति किनके पास है? पद से हटाने की शक्ति आपके रहने वाली है राष्ट्रपति के पास। इसके बाद है कार्यकाल, और कार्यकाल की कौन सी धारा रहने वाली है? 24। और धारा 24 में लिखा है कि अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण से 3 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। पद ग्रहण से या तो 3 वर्ष या फिर उम्र कितनी हो जाए? 70 वर्ष। दूसरी बात ध्यान रखनी है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे। अध्यक्ष व सदस्य क्या होंगे? पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे। और पुनर्नियुक्त का पात्र होने का मतलब है अध्यक्ष व सदस्य वापस से अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, सेवानिवृत्ति के पश्चात में धारा 25 और इसमें लिखा है कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ है? कार्यवाहक अध्यक्ष। और इसमें लिखा है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो राज्यपाल द्वारा आयोग के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और आगे अपन लिखेंगे भी कि ऐसे कौन कौन से मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने। तो धारा 24 में कार्यकाल है, और कार्यकाल ध्यान रखना पद ग्रहण से या तो 3 वर्ष या फिर उम्र कितनी हो जाए? 70 वर्ष जो भी पहले हो। और सेवानिवृत्ति के पश्चात वापस से क्या हो सकते हैं? पुनर्नियुक्त हो सकते हैं।
देख लिया सभी ने। इसमें वे भी लिख सकते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट लिखते हैं अपन इसको, है ना। यहां तक नोट कर लिया सभी ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आरपीसी में अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्त नहीं होते, जबकि इसमें आयोग में अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है, कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे आरपीसी में पढ़ा था ना, वैसे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन कार्यवाहक अध्यक्ष रहे? नंबर 1 पे ध्यान रखना है अमर सिंह गोदारा, दूसरे रहे हैं जगत सिंह, तीसरे रहे हैं पुखराज सिंघवी, चौथे रहे हैं HR कुड़ी और पांचवें रहे हैं महेश चंद्र शर्मा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कितने रहे हैं? 5। नंबर 1 पे कौन है? अमर सिंह गोदारा, दूसरे पे कौन है? जगत सिंह, तीसरे पे कौन है? पुखराज सिंघवी, चौथे पे कौन है? HR कुड़ी और पांचवें पे कौन है? महेश चंद्र शर्मा, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। अगली धारा 26 क्या कह रही है? देखिए धारा 26, धारा 26 में लिखिए सेवा शर्तें। वहां पर राज्यपाल बना रहा था आरपी से ना, सेवा शर्तें। इसमें लिखा है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण, अध्यक्ष व सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण जो है ये किनके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार। नंबर 1। दूसरा, कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कौन सी धारा की बात हो रही है? धारा 26 सेवा शर्तें। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेगा, जबकि आरपीसी में क्या पढ़ रहे थे? राज्य सरकार नहीं पढ़ रहे थे। आरपीसी में कौन पढ़ रहे थे? सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो राज्यपाल कर रहे थे। कौन सी धारा हो चुकी है? धारा 26 सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार। और कार्यकाल के दौरान सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन या सेवा शर्तों में कटौती नहीं की जा सकती, अलाभकारी परिवर्तन या कटौती नहीं की जा सकती। अगली 2 धाराएं और ध्यान रखनी है। धारा 27, इसमें लिखा है आयोग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी, आयोग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में, राज्य मानवाधिकार आयोग की अपनी अलग से जांच एजेंसी हो सकती है, जांच एजेंसी होती है। नंबर 1। दूसरा, मानवाधिकार आयोग में, मानवाधिकार आयोग में एक IAS रैंक का अधिकारी सचिव होता है,
IAS रैंक का अधिकारी क्या होता है? सचिव होता है। वो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक का मतलब हो गया IGP रैंक का अधिकारी, रैंक का अधिकारी भी शामिल होता है। पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी भी होता है। तो ये अलग से अधिकारी और कर्मचारी कौन सी धारा में लिखे हुए हैं? 27। और अंतिम धारा आप पढ़ सकते हैं धारा 28 है ना। कौन सी धारा की बात करें? 28। और धारा 28 में लिखा है कि आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन, अपना वार्षिक प्रतिवेदन, और वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब होता है वार्षिक रिपोर्ट, किसको देंगे भैया? राज्य सरकार को, राज्य सरकार को। जबकि RPSC जो है वो किसको दे रहे थे? राज्यपाल को। और यहाँ पर ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं? तो 21 में, धारा 21 में गठन था। एक बार ये लिख लो, मैं एक एक शब्द में इसको वापस से लिखवा दूंगा। राज्य मानवाधिकार आयोग। याद कैसे रहेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है, याद कैसे रहेंगे। मैं भी मानता हूं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन याद करने ही पड़ेंगे, इसका दूसरा कोई समाधान नहीं है। कौन कौन सी धारा आपने पढ़ ली तो देखिएगा, इसमें आपने धारा कौन सी पढ़ ली है? सबसे पहले पढ़ी धारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। धारा 21 में आपने पढ़ा है इसका गठन। 21 में आपने क्या पढ़ा है? इसका गठन। धारा 22 में आपने क्या पढ़ा है? नियुक्ति। 23 में आपने पढ़ा त्यागपत्र और पद से क्या करना? हटाना। 24 में आपने पढ़ा है कार्यकाल। 25 में आपने पढ़ा है कार्यवाहक अध्यक्ष। इसको एक एक शब्द में लिखो ना। 26 में आपने पढ़ा है कार्यवाहक अध्यक्ष के बाद में सेवा शर्तें। 27 में पढ़ा है अन्य अधिकारी। और धारा 28 में आपने पढ़ा है इसकी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन। तो धारा 21 से लगाकर धारा 28, ये सारी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेगी। अब राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष कौन कौन रहे देखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रहे थे कांता भटनागर। ध्यान रखना, कांता खतूरिया नहीं है, कांता भटनागर। इनका कार्यकाल ही क्या रहा है? न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल तक कौन रहे? कांता भटनागर। दूसरे रहे हैं सैयद सगीर अहमद। सैयद सगीर अहमद। और सैयद सगीर अहमद में आपको ध्यान रखना है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर रहे थे, तीसरे नए नंबर पर नगेंद्र कुमार जैन। और नगेंद्र कुमार जैन का कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन रहे? नगेंद्र कुमार जैन। नंबर 4 पे हैं जस्टिस प्रकाश टाटिया। प्रकाश टाटिया। नंबर 5 पे रहे हैं गोपाल कृष्ण व्यास। और अभी वर्तमान में कौन है? जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान अध्यक्ष। इनमें 2 सदस्य भी हैं, हालांकि सदस्य भी चेंज होंगे। 2 सदस्य हैं, एक है महेश गोयल, दूसरे हैं रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह झाला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य मानवाधिकार आयोग में पहले अध्यक्ष बने थे कांता भटनागर।
कांता भटनागर। दूसरे कौन है? दूसरे अध्यक्ष आपके रहे थे जिनका नाम था सैयद सगीर अहमद, और ये सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश थे जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे, सैयद सगीर अहमद। तीसरे कौन रहे थे? नगेंद्र कुमार जैन। नंबर 4 पे रहे थे जस्टिस प्रकाश टाटिया। नंबर 5 पे आपके रहे थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण व्यास। और अभी वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। लिखने का टाइम कम देते हो। अब बेटा पहले जब टाइम ज़्यादा दिया तो आपने कहा टाइम बहुत ज़्यादा देते हो, अब टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है तो आप कह रहे हो टाइम कम मिल रहा है। अब करूँ तो क्या करूँ बताओ? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। कल से अपन प्रयास करेंगे कि लिखने के लिए आपको और ज़्यादा समय दिया जाए। बाकी कोई ज़्यादा बहुत फास्ट थोड़ी लिखवाया था आज, ठीक ठाक तो समय दिए ही था। उसी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ बातें राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आपको और ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। और मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका जो है वो आपकी रहने वाली है मानवाधिकार संदेश। क्या नाम है? मानवाधिकार संदेश। दूसरी बात देखिएगा, नंबर 2 पे एक व्यक्ति थे न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू ने कहा कि मानवाधिकार आयोग केवल दंतवीन बाघ व कागजी शेर के समान है। दंतवीन बाघ व कागजी शेर के समान है। ये बात कौन कह रहे हैं? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। अगली बात, 1 वर्ष से पूर्व के मामले की जांच मानवाधिकार आयोग द्वारा नहीं की जा सकती। मानवाधिकार आयोग द्वारा नहीं की जा सकती एवं ऐसा मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, जो न्यायालय में क्या है? विचाराधीन है, उनकी जांच भी आयोग द्वारा नहीं की जा सकती। आयोग द्वारा नहीं की जा सकती, उनकी जांच भी आयोग द्वारा नहीं की जा सकती। अगली ध्यान रखना है, मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। स्वतः संज्ञान का क्या मतलब हुआ कि कहीं पर भी ऐसी कोई बात जिसमें मानवाधिकार आयोग को लगा तो ऐसी स्थिति में उसकी स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए लिखिए, मैं इसको ठीक करवाता हूं। एक बार लिखिएगा आप इसको, है ना।
मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कार्य, कार्य अपन अलग से पढ़ेंगे। नोट कर लिया बेटा सभी ने? चलिए अगला देखिए, तब तक आपका स्क्रीन थोड़ा क्लियर किया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ये लिख लिया ना सभी ने? चलिए अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या पढ़ने वाले हैं आप? कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य रहने वाले? देखिए सबसे पहला कार्य आपको ध्यान रखना है, राज्य में नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। अब देखना एक बार दिखाई दे रहा है क्या? अब देखना आवाज क्लियर है ना, और साथ में स्क्रीन भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, देखिए पहला कार्य क्या है, राज्य में नागरिकों के मानव अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। मानव अधिकारों की रक्षा करना। राज्य में नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा कार्य, मानव अधिकारों की जागरूकता हेतु, मानव अधिकारों की जागरूकता हेतु सम्मेलन व संगोष्ठियों का आयोजन करना। सम्मेलन व संगोष्ठियों का आयोजन करना। सम्मेलन व संगोष्ठियों का आयोजन करना। तीसरा ध्यान रखना है, बंदी गृहों, जेलों व बाल सुधार गृहों का औचक निरीक्षण करना। औचक का मतलब होता है बिना पूर्व सूचना के। औचक निरीक्षण करना। औचक निरीक्षण करना, निरीक्षण करना व उसमें सुधार हेतु, सुधार हेतु निर्देश देना। अगला कार्य, ऐसे एनजीओ जो मानव अधिकारों को लेकर, ऐसे एनजीओ जो मानव अधिकारों को लेकर कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना। ऐसे एनजीओ जो मानव अधिकारों को लेकर कार्य करते हैं उन्हें क्या करना? प्रोत्साहित करना। अगला, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधि से, बनाई विधि से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बनाई विधि से मानव अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है,
तो उसमें सुधार हेतु निर्देश देना। कि कोई भी ऐसा कानून बनाया है, मान लेते हैं ना, और उसमें कहीं पर भी मानव अधिकारों को लेकर क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें सुधार के लिए क्या देना, निर्देश देना। और एक बात और ध्यान रखनी है, मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय के समान, कौन सा न्यायालय, सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त होती है, सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त होती है। अतः वो किसी मामले की जांच कर सकते हैं, किसी मामले की जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं, दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, वह उन्हें जब्त कर सकते हैं, दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, उन्हें जब्त कर सकते हैं, वह लीगल नोटिस यानी समन जारी कर सकते हैं। समन का मतलब होता है बुलावा, समन जारी कर सकते हैं, लेकिन सजा देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए इन्हें अर्ध न्यायिक भी कहा गया। तो ये आपको लिखने हैं मानवाधिकार आयोग के कार्य। बेटा प्रश्नों की बात जरूर हुई थी, लेकिन प्रश्न करेंगे अपन, कल परसों में प्रश्नों को लेकर भी बात होगी। आज जब पढ़ाना शुरू कर दिया है, कल से मैं याद रखूंगा प्रश्नों को लेकर, जरूर आपके लिए एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को लेकर हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इसको लिखिए। और संडे को एक विशेष क्लास रहने वाली है RS उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे। कौन से चैनल पर? RAS उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे एक विशेष मैराथन क्लास जो है वो प्रश्नों की रहने वाली है, जिसमें खूब सारे प्रश्नों का हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले। कब करेंगे? रविवार को सुबह 9 बजे RS उत्कर्ष चैनल पर। नोट कर लिया भाई सभी ने? तो ये आपका कौन सा टॉपिक हो चुका है? राज्य मानवाधिकार आयोग। लिख लिया और सभी ने, राज्य मानवाधिकार आयोग। चलिएगा, अब हम बात करते हैं अगले नए टॉपिक की। और नया टॉपिक आप हेडिंग लगाएंगे लोकायुक्त। नाम सुना होगा आपने, लोकपाल और लोकायुक्त, है ना? तो हेडिंग लगाइए लोकायुक्त। लोकायुक्त। पहले अपन बात करें लोकपाल के संदर्भ में, लोकायुक्त के संदर्भ में मांग कब हुई और किस प्रकार से सारी व्यवस्था है, और उसके बाद में 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में लोकायुक्त कानून किस प्रकार से प्रभावी हुआ, उसको लेकर। सबसे पहले देखिएगा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। अतः जन कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं व कार्यक्रम, जन कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं व कार्यक्रम संचालित होते हैं। जन कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं व कार्यक्रम संचालित होते हैं, जिससे कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र बढ़ा है। कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र बढ़ा है
लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में, कौन से मामलों में? भ्रष्टाचार के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः इस पर रोक लगाने हेतु, या अतः इसमें कमी लाने हेतु, ना रोक तो लगा ही नहीं सकते, अतः इसमें कमी लाने हेतु लोकपाल केंद्र में है, वो लोकायुक्त जैसे संस्थाओं की आवश्यकता होती है। लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कभी पूछ ले लोकायुक्त क्यों जरूरी है, तो लोकायुक्त का काम है देश में भ्रष्टाचार के मामलों में क्या लाने के लिए? भ्रष्टाचार के मामलों में कमी लाने के लिए। भ्रष्टाचार के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, अतः इसमें क्या लाने के लिए? कमी लाने के लिए। इसकी शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है स्वीडन से। इस प्रकार की व्यवस्था सबसे पहले 1809 में स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन नामक संस्था का गठन किया गया जिसका तात्पर्य है जनता का प्रतिनिधि। जिसका तात्पर्य क्या है? जनता का प्रतिनिधि। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोकपाल जैसी संस्थाएं बनी है, लेकिन अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अगली बात क्या ध्यान रखनी है? इस प्रकार की व्यवस्था अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में इसको बोलते हैं संसदीय आयुक्त। क्या बोलते हैं? संसदीय आयुक्त। ब्रिटेन के बाद आपको ध्यान रखना फ्रांस में इसको बोलते हैं प्रशासनिक न्यायालय। इसी प्रकार की संस्थाएं जिसका नाम क्या है? प्रशासनिक न्यायालय। इसके बाद चीन व रूस, चाइना और रशिया में इसे बोलते हैं मुख्तार प्रणाली है ना, मुख्तार प्रणाली। और भारत में इसको केंद्र में क्या बोलते हैं? लोकपाल, जो नाम दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। और राज्य में इसे क्या बोलते हैं? लोकायुक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? स्वीडन से मानी जाती है। और स्वीडन में इस संस्था को किस नाम से जानते थे भैया? ओम्बुड्समैन। और ओम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि। और जनता के प्रतिनिधि को ही आप क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। तो कभी भी पूछ ले, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ब्रिटेन में इसको संसदीय आयुक्त कहा जाता है, फ्रांस में इसको प्रशासनिक न्यायालय कहा जाता है, चीन और रूस में इसे मुख्तार प्रणाली कहा जाता है, भारत में इसका नाम लोकपाल केंद्र में और राज्य में क्या है? लोकायुक्त है। चलिए नोट करिएगा। फिर भारत में लोकपाल की मांग कब कब हुई, इसके बाद लोकपाल नामक संस्था का गठन कब हुआ, और राज्यों में कब कब इसकी शुरुआत हुई है, उसको लेकर भी हम बात करें। लिखिएगा इसे, है ना, ज़्यादा फास्ट थोड़ी है। तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसको लोकपाल के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब लोकपाल की मांग कब हुई भारत में? देखिए, भारत में
लोकपाल की मांग। देखिए, भारत में लोकपाल की मांग करें तो सबसे पहले 1960 में के एम मुंशी द्वारा लोकपाल की सर्वप्रथम मांग की, लोकपाल और लोकायुक्त दोनों की सर्वप्रथम मांग की गई। इसके बाद 1963 में राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर द्वारा लोकपाल की मांग। हरीश चंद्र माथुर द्वारा मांग। इसके बाद 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके दो अध्यक्ष बने थे। पहले थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी ने क्या दे दिया, इस्तीफा। वह हनुमंतैया द्वारा मांग। इसके बाद 1968 में लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार क्या किया गया, पेश किया, लेकिन पारित नहीं हुआ। पारित नहीं हुआ। पहली बार लोकपाल बिल संसद में कब पेश होता है, 1968 में। अगली बात ध्यान रखें, 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के पश्चात, हालांकि राज्यों ने इससे पहले ही कानून बना लिए थे, आंदोलन के पश्चात लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया, जो 2014 में लागू हुआ। हालांकि राजस्थान में 73 में ही लोकपाल और लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम बन गया था। अगली बात देखिए, लोकपाल शब्द किन के द्वारा दिया गया, लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया। आपने सुना होगा, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया। ये सब किसकी मांग कर रहे थे, जन लोकपाल की मांग कर रहे थे। खूब सारे इसमें मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, खूब सारे नेता, प्रशांत भूषण, वो इस सब में शामिल थे। ठीक है, तो भारत में कब कब लोकपाल की मांग हुई, सबसे पहले के.एम. मुंशी, फिर राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति जिसके अध्यक्ष हरीश चंद्र माथुर, फिर उसके बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई, हनुमंतैया। 1968 में लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया। 2013 में अन्ना हजारे के पश्चात लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो 2014 में क्या होता है, लागू होता है। नोट कर लिया बेटा सभी ने। तो लोकपाल की मांग जो है वो कब कब हुई है, ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। और लोकपाल शब्द जो है वो देने वाले कौन है, लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल शब्द दिया। 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के पश्चात लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया, जो 2014 में लागू हुआ। और 1968 में लोकपाल विधेयक संसद में क्या किया गया था, पेश किया, लेकिन पारित नहीं हुआ। अब अगला देखिएगा, राज्यों की बात करते हैं।
1970 में उड़ीसा राज्य ने लोकायुक्त के संबंध में सर्वप्रथम कानून बनाए। लोकायुक्त के संबंध में सर्वप्रथम क्या बनाए? कानून बनाए। वो 1971 में महाराष्ट्र में प्रथम बार लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। प्रथम बार लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त की नियुक्ति पहली बार कहां पर हो रही है? नियुक्ति महाराष्ट्र में हो रही है। लोकायुक्त को लेकर पहला कानून बनाने वाला राज्य कौन सा था? उड़ीसा था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1973 में राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। कौन सा कानून बनता है? राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। अगला, इसी अधिनियम के तहत 5 जून 1973 को KPU मेनन को राजस्थान के उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया। उप लोकायुक्त नियुक्त किया। और ये प्रथम व एकमात्र, एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उप लोकायुक्त बने, प्रथम व एकमात्र। राजस्थान में एक ही उप लोकायुक्त रहे हैं जिनका नाम क्या है? KPU मेनन। अगली डेट है 28 अगस्त 1973 को ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो दोनों ध्यान रखना है। पहले उप लोकायुक्त कौन बने थे? तो पहले उप लोकायुक्त आपके बने हैं, वो आपके कौन है? KPU मेनन। और पहले लोकायुक्त कौन बने हैं? ID दुआ। ये दोनों लिखिएगा। उसके बाद जो है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको लिखिएगा एक बार, है ना। 1973 में राजस्थान की विधानसभा में पहली बार कानून लाया गया और इसके पश्चात जो है वो राजस्थान में लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया। KPU मेनन लिखा बेटा, KPU मेनन राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त रहे थे KPU मेनन, और एकमात्र लोकायुक्त रहे थे, पहले लोकायुक्त है ना, क्या नाम था? ID दुआ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना इसमें, वर्तमान लोकायुक्त, ध्यान रखना है, वो आपके रहने वाले हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। सर्वाधिक कार्यकाल तक लोकायुक्त, MB शर्मा। अगला, न्यूनतम कार्यकाल तक लोकायुक्त, और न्यूनतम कार्यकाल तक लोकायुक्त आप कह रहे हैं VS दवे। 2013 में कानून के पश्चात, 2013 में संसद द्वारा कानून पारित करने के पश्चात राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का पुनर्गठन किया गया। लोकायुक्त
संस्था का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन कैसे हुआ? वर्तमान में एक अध्यक्ष है जिसे लोकायुक्त बोलते हैं और 8 सदस्य हैं, उसको लेकर हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक लिखेगा आज। वर्तमान लोकायुक्त कौन रहे? प्रताप कृष्ण लोहरा। सर्वाधिक कार्यकाल तक लोकायुक्त कौन रहे? एमबी शर्मा। न्यूनतम कार्यकाल तक लोकायुक्त कौन रहे हैं? वीएस दवे। वीएस दवे है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कल की क्लास में अपन प्रश्नों को लेकर भी बात करेंगे और संडे वाली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, सुबह 9 बजे आरएस उत्कर्ष चैनल पे, है ना। नोट कर लिया सभी ने यहां तक? लोकायुक्त को वैधानिक माना गया, बिल्कुल वैधानिक, या फिर अपन यूं कह सकते हैं सांविधिक, गैर संवैधानिक, इसमें लिख सकते हैं। अतः लोकायुक्त एक गैर संवैधानिक, सांविधिक या वैधानिक, सांविधिक व वैधानिक व अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक का क्या मतलब हुआ? कहीं पर भी भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं है। तो कैसी संस्था बन चुकी है लोकायुक्त? गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में कोई उल्लेख नहीं। संसद ने 2013 में ये कानून बनाया, 2014 में लागू हुआ। तो सांविधिक या वैधानिक, और कहीं पर भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर बात करें, जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं। इसको लिखेगा। बाकी लोकायुक्त संस्था में वर्तमान संरचना में क्या क्या शामिल हैं उसको लेकर हम अलग से बात करेंगे। सबने नोट कर लिया? तो लोकपाल के गठन के पश्चात अन्ना हजारे आंदोलन से अलग हो गए और बाकी लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, जिनका मुख्य काम था कि देश में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी लाना और ऐसा कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहा है और उसको राजनीति से दूर करना। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और पहली ही बार में सत्ता पे कब्जा कर लिया। दिल्ली में लगातार 3 बार उस पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरती गई। अंततः मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इनके बहुत सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी दिल्ली में सरकार नहीं बनी, लेकिन पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग थे वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से अलग होते गए। जय वो मनीष सिसोदिया अभी भी हैं, लेकिन कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, है ना, ऐसे खूब सारे नेता थे जो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से या तो अलग हुए या फिर केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी पर कब्जा करके पूरी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो वो राजनीतिक दल बन चुका है, लेकिन बाद में खुद ही भ्रष्टाचार के मामलों में कहीं न कहीं लिप्त मिलने की बात जो है वो वहाँ जांच एजेंसियां कर रही। शराब घोटाले को लेकर इस पर आरोप लगे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिएगा, जैसा कि मैंने वादा किया था कि प्रश्नों को लेकर आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न रहने वाले मुख्यमंत्री और विधानसभा से संबंधित। हालांकि परसों कल संडे को हमने एक विशेष क्लास ली थी आरएस उत्कर्ष चैनल पे यूट्यूब पर, जिसपे जो है वो लगभग 100 प्रश्नों का हमने और वहाँ पर डिस्कस किया था। और अभी और जो है कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि विशेषकर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित में लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न जो पिछले 1 वर्ष में राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लेकर एक विशेष क्लास उत्कर्ष ऐप में लेकर आए हूं। आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचा होगा, नहीं तो पहुंच जाएगा। उस विशेष क्लास में हम
एक वर्ष में राजस्थान पॉलिटी से संबंधित किस टाइप के प्रश्न जो हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का डिस्कशन हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, आज जो है हम प्रश्नों का अभ्यास ही करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास ही करने वाले हैं और प्रश्न फटाफट से आपके रहने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, ये पहला प्रश्न ही कट चुका है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पहले प्रश्न में 2 विकल्प के अकॉर्डिंग आप आंसर बता देंगे। चलिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। पहला, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक होती है। जल्दी से देखिएगा, फटाफट से देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। पहला तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति सही है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा की समाप्ति तक सही है। तो कौन सा कितने इसमें सही है? बी, सी और डी। कोई बात नहीं, इसमें विकल्प नहीं है। अगले में चला गया है, बी, सी और डी भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक होती है। जब विधानसभा भंग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भी है, अपना आप ही पद समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ी है, लेकिन अच्छा बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, आप सब पर पूरा भरोसा है, आप सब पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो ये रिकॉर्ड आप जरूर बनाएंगे राजस्थान पॉलिटी को लेकर। परसों की क्लास में हम मिलने वाले हैं, शाम का टाइम ही रहेगा, ये क्लास आपकी नहीं रहने वाली है। तो शाम के टाइम अपन लगातार 3-4 घंटे तक डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, खूब सारे प्रश्न जो आपके पूछे हुए हैं उन प्रश्नों को लेकर। जल्दी से देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, एक साथी अमित जी ये कह रहे हैं कि सर ज्यादा डीप प्रश्न लाया करो। भाई मेरे साथ में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने संविधान शब्द पहली बार पढ़ा है। मेरे साथ में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहली बार अभी ऑनलाइन के माध्यम से कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किया। तो एकदम से जटिल प्रश्न लेकर आएंगे तो वो पहले से स्थितियां खराब है और वो तैयारी छोड़कर वापस से अपने रथ को किसी दूसरी दिशा में ले जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य प्रश्नों का अभ्यास करने का मतलब जटिल प्रश्नों का अभ्यास नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप जिस तैयारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं वो ठीक ठाक स्थिति में ले जाए। ठीक है, और क्लास में डिस्कशन पूरा डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न का अभ्यास हो ना, पूरी थ्योरी आपको लिखवा चुके हैं इसको लेकर पहले से। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल का कर्तव्य है, और पढ़ा होगा आपने इसको, अनुच्छेद 167 में कि राज्यपाल का कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई सूचना जो है वो, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? अनुच्छेद 167 में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधि व प्रशासन के संबंध में क्या मांग सकता है? सूचना मांग सकता है, और मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? दोहरी कार्यपालिका होती है, 2 टाइप के प्रमुख होते हैं, एक तो नाम मात्र के और दूसरे वास्तविक। प्रश्न आपका वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख पूछा है। नाम मात्र के तो राज्यपाल होंगे, लेकिन वास्तविक प्रमुख आपके कौन रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, जून 2016 तक, ये बहुत सरल प्रश्न है, जून 2016 तक राजस्थान में कितनी बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है? जून 2016 तक राजस्थान में कितनी बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? जल्दी से बताइए, प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है?
आगे आंसर जून 2016 तक। डी बता रहे, कुछ बी बता रहे। देखिए जून 2000, अब तक राजस्थान में 5 बार लाया जा चुका है, लेकिन 16 तक जो है वो 4 बार लाया गया था, क्योंकि अंतिम विश्वास प्रस्ताव 2020 में कौन लेकर आए थे? अशोक गहलोत जी। कौन लेकर आए थे? अशोक गहलोत जी। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के संबंध में सही कूट का चयन करना। मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 167 में, और इसमें सही कूट का आपको चयन करना। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में सही कूट का चयन करना। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों व प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को सूचित करता है, ठीक है, 167 में लिखा है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, यह भी सही है। और अगला है, मुख्यमंत्री किसी विषय पर जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, इसको लेकर वो राज्यपाल को सूचित करता है। कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला? राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? उपरोक्त सभी। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किन आधारों पर जो है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री मतदान के पात्र नहीं होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब राज्य के मुख्यमंत्री को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है? पहला है वो स्वयं प्रत्याशी हो, दूसरा वो विधानमंडल के निचले सदन का सदस्य हो, तीसरा वो विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य। मैंने ऐसे ही क्रॉस लगाई। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? अभी तक एक भी साथी का उत्तर नहीं आया है। हाँ, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ पा रहा हूं। अशोक जी का आंसर ए आया है, बी आया है, और अमित जी का आंसर डी है। अगर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बेटा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और उच्च सदन का मतलब कौन होता है? विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका सी विकल्प रहने वाला है। यही तो सारा खेल है। ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान में निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे थे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे थे। टीकाराम शास्त्री, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास। निम्नलिखित में से कौन ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे थे? इसका भी आंसर नहीं आया है। अशोक जी ने इसका आंसर डी बताया है, और बाकी कुछ साथी धीरे धीरे करके बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास को लेकर मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी कि जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने, विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से चुनाव हार गए। इसके बाद में वो एक सीट खाली करवाई गई जहां से चांदमल मेहता ने इस्तीफा दिया, वहां से विधानसभा के चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के मुख्यमंत्री में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। कौन करेंगे आप? मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लगाकर 1971 तक, 17 वर्षों तक। और न्यूनतम कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा। कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा। चलिए, एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री है। कौन सा इसमें से सुमलित नहीं? जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सुमलित नहीं है?
कौन सा आंसर रहने वाला? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास सही है, कमला बेनीवाल, अशोक गहलोत सही, हरिशंकर भाभड़ा ये भी सही है, लेकिन बनवारी लाल बैरवा भी किनके समय रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया के समय कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। कौन सा राइट आंसर? बी बता रहे हैं अमीर जी, बी आंसर होगा क्या? अभी प्रश्नों के अभ्यास में एक्सप्लेन नहीं होता बेटा, प्रश्नों के अभ्यास में एक्सप्लेन नहीं होता, ये एक्सप्लेन सारे आपकी थ्योरी लिखवा रखी। बताओ बाकी के विद्यार्थी जो है वो बताओ आपको थ्योरी लिखवा रखी ना सारी। प्रश्नों का अभ्यास का मतलब डिस्कशन नहीं है, प्रश्नों का अभ्यास का मतलब प्रश्न है और आपको कौन सा इसमें सही है। सही तभी होगा जब लिखी हुई चीजें आपको मुख्य जमानी याद होगी। वो समय गया जब प्रश्न आएगा उसमें तुम्हें आराम से टाइम मिलेगा। देखो कितना भयंकर थ्योरी, प्रश्नों के अभ्यास में थ्योरी वाला मामला जो है वो प्रश्न घर बैठ के अभ्यास करो। जो थ्योरी इतने दिनों में आप लिख रहे हैं उसका अच्छे से अभ्यास करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसका रिवीजन करो, फिर प्रश्नों का अभ्यास करो। आप सीधे प्रश्नों के अभ्यास में आ जाते हो, प्रश्न याद करते हो। प्रश्न याद करने के लिए नहीं होते, प्रश्न अभ्यास करने के लिए होते हैं। याद करने के लिए जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को करना है। अगले चैप्टर से थ्योरी, अगले चैप्टर से पहले थ्योरी पढ़ना, फिर मेरे साथ प्रश्न करना। बाकी के जो सैकड़ों हजारों विद्यार्थी फटाफट से ये प्रश्न मार रहे हैं ना आंसर, इन्होंने सबने पढ़ा हुआ है। आप इनके साथ रहिए, पढ़िएगा और फिर प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं बना? निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं बने? मोहनलाल सुखाड़िया बने थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अशोक गहलोत जी बने, ये भी सही है। भैरव सिंह जी शेखावत बने, ये भी सही है। लेकिन कौन नहीं बने थे? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास जो है वो 2 ही बार बने थे, 3 बार नहीं बने थे। तो राइट आंसर बी होगा। और राइट आंसर बी तभी होगा जब ये सारी चीजें मैंने पहले लिखवाई है उसको याद करना पड़ेगा। खुद के मरने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, दूसरों के मरने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की मंत्री परिषद में अधिकतम तो हमने पढ़ा है कि कुल सदस्य संख्या की 15%, और राजस्थान में कुल सदस्य संख्या की सीटें कितनी हैं? 200, और 200 का 15% मंत्री हो सकते हैं। लेकिन न्यूनतम कितने होंगे? राजस्थान की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ऐप में एक और दिक्कत है, यूट्यूब पे तो क्या सबके कमेंट दिखते हैं, तो किसी ने बी लगाया तो अपन तैयार बैठे थे, अपने भी ऑप्शन में बी ठोक दिया। लेकिन यहां तो सारा मामला गड़बड़, यहां तो किसी का कमेंट किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आपका खुद का उत्तर आ रहा है और एक एक का उत्तर मुझे दिख रहा है। अगर कोई पलटी मार भी रहा तो मैं देख लेता हूं कि अच्छा पहली बार में इसने सी किया था, दूसरी बार में आंसर बी कर रहा है। तो राज्य में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12। तो पलटी नहीं मारनी है ना। यहां राजस्थान में संसदीय सचिव पद की नियुक्ति पहली बार कब हुई? आपने पढ़ा होगा संसदीय सचिव का संविधान में उल्लेख नहीं है, इन्हें मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता है, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, इनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं, और ये किन के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इनकी नियुक्ति कौन से वर्ष में होती है? राजस्थान में पहली बार 1967। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन सा इसका राइट आंसर? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में वित्तीय समितियां कितनी है? राजस्थान की विधानसभा में वित्तीय समितियों की संख्या कितनी है? 4, 3, 10 और 5। राजस्थान की विधानसभा में वित्तीय समितियों की संख्या कितनी है?
वित्तीय समितियों में पहली समिति है जन लेखा समिति। दूसरी है प्राक्कलन समिति क। तीसरी आप पढ़ते हैं प्राक्कलन समिति ख। और चौथी पढ़ते हैं राज्य उपक्रम समिति। तो टोटल वित्तीय समितियों की संख्या कितनी हो गई है? 4। कितनी हो गई है? 4। केंद्र में कितनी वित्तीय समितियां हैं? 3 है। वो केंद्र में प्राक्कलन समिति 1 ही है, जबकि राज्य में प्राक्कलन समितियों की संख्या कितनी है? 4। राजस्थान में कितने लोकसभा के सदस्य अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचित होते हैं? संविधान का एक अनुच्छेद है 332 और 332 में लिखा है कि राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान होगा। कौन सी सीटों का प्रावधान होगा? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान होगा। और राजस्थान की विधानसभा में अगर बात करें तो 4 सीटें तो एससी के लिए है और 3 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए। तो राजस्थान में 4 अनुसूचित जाति और 3 जनजाति। अनुसूचित जाति के लिए पूछी है तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रहने वाली हैं? 4। 15 का 20 सही होगा, बिल्कुल सही बता रहे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होने वाले राजस्थान से एकमात्र सदस्य, राजस्थान से एकमात्र सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे। राजस्थान से एकमात्र सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे, नाम आपको ध्यान रखना, नारायण सिंह माणक लाव। और ये समाज सेवा से थे और ये जोधपुर से थे। और राजस्थान से एकमात्र मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 83 में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट, या 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते। राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी विकल्प। राजस्थान की विधानसभा में गणपूर्ति कितना है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की विधानसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना है? और कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है किसी भी बैठक के लिए वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी बैठक के लिए अनिवार्य होती है उसे आप कोरम या गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। आंसर कौन सा रहेगा? राजस्थान की विधानसभा का कोरम पूछा है। और लगभग मैं इसी प्रश्न में इसलिए वेट किया था कि बहुत सारे साथी इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में कोरम चाहिए 1/10 और राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं और 200 का 1/10 यानी कितना होगा? 20 होगा बेटा। कितना होगा? राजस्थान की विधानसभा में कोरम जो है वो कितना होगा? 20 होगा। जबकि लगभग 90% विद्यार्थी इसमें 10 बता रहे। ऐसा थोड़ी पूछा था कि विधानसभा में कोरम कितना है तो अपन 1/10, वो भी 10 नहीं होता, 1/10 होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा था? राजस्थान की विधानसभा में 200 है और 200 का 1/10। राम किसी को मारे नहीं हथियारा राम। अगला प्रश्न देखिएगा, इतना आसान है नहीं। और ऐसे प्रश्न अगर तुमने गलत कर लिए तो भाई साहब स्थितियां पक्ष में नहीं रहेगी, है ना। जल्दी से देखिए,
कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए। पहली विधानसभा 1952 से 1957, बिल्कुल सही है। पहली विधानसभा में सीटें 200 थी। नहीं भैया, पहली विधानसभा में हमने लिखा था कि सीटें कितनी थी? 160। दूसरी विधानसभा में 176, चौथी विधानसभा में 184 और छठी विधानसभा में कितनी हुई थी? 200। तो यहां पर कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अभी 16वीं विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 15वीं विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर बनाया, बिल्कुल सही है, और महेश जोशी को सचेतक बनाया था। अभी 16वीं विधानसभा में जो है वो गुलाब चंद कटारिया नहीं है। अभी 16वीं विधानसभा में आपके 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये बताइए फटाफट से। 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइए। 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का होना जरूरी है? कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? राजस्थान में 40 और केंद्र में कम से कम कितने? 50। अगले प्रश्न पर आराम से आंसर देना है। राज्य की मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर आ रहा कि 21वें का? कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे। देखिए, राज्य की मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम 3 महीने नहीं बेटा, अधिकतम 6 माह तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है। पहला तो गलत है। यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने तक किसी भी अवधि में राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। कौन सा कथन सही रहने वाला है? केवल बी। संसदीय सचिव के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। संसदीय सचिव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संसदीय सचिव के संबंध में असत्य कथन। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इन्हें मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं। ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा संसदीय सचिव को बर्खास्त किया जा सकता है। जल्दी से देखिए प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है। संसदीय सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है
और मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम प्रश्न आज का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। तो इसका राइट आंसर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, परसों की क्लास आपकी रहने वाली है ना, वो ऐप में देख लेना आप, राजस्थान पॉलिटी के प्रश्नों को लेकर। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल की परामर्श से की जाती है। कौन सा कथन इसमें सही रहने वाला? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की, सही है। मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, कौन सा कथन सत्य है? केवल एक का मतलब ए विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो आज की इस क्लास को अपन यही एंड करते हैं, ठीक है। कल जो है वो आपकी क्लास हो इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। परसों जो है वो अपन राजस्थान पॉलिटी के जितने भी एग्जाम अब तक 2025 में हुए हैं, इन प्रश्नों को लेकर अपन बहुत डिटेल में उसको लेकर, जो भी प्रश्न 200-300 प्रश्न लेने वाले हैं, शाम का टाइम ही आपका रहेगा, इवनिंग का टाइम इसी क्लास के लगभग आपके ऐप में शेड्यूल आ जाएगा, उसको लेकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल परसों की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।